तो गुप्तकालीन जो आर्थिक स्थिति है उसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कहाँ से, तो कृषि से। ठीक है, गुप्त काल में कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय था। यानी गुप्तों के समय जो है कृषि क्या होने लगी, जोरों शोरों से होने लगी, और कृषि को जो है मेन जो है सब्जेक्ट बनाया गया। ठीक है, यानी मेन जो है अब मतलब भोजन के लिए जो इसका बहुत महत्व हो गया था। तो कृषि क्या थी, मुख्य व्यवसाय था इस समय। कृषि जो है वर्षा पर निर्भर होती थी। गुप्त काल में खेती के लिए उपयुक्त भूमि को जो है क्षेत्र कहते थे। यानी उस समय अगर जो उपयुक्त भूमि उसको क्या कहेंगे, तो वो लोग क्षेत्र कहते थे। यानी इस क्षेत्र में जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे खील कहते थे। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, जो खाली भूमि बच गया उसे हम लोग खील, मतलब जो उसे कहते हैं भाई खाली खेत है, तो उसमें क्या कहा जाता था, तो इसका नाम था खील। ठीक है, बिना जोती गई, ठीक है, बिना जोती गई जंगली भूमि अपरहत कही जाती थी। यानी अगर कोई भूमि है उसे जोता नहीं गया है उसे अपरहत कहा जाता था। ये छोटी छोटी शब्दावलियां हैं। अमर सिंह की अमर कोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया है। सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। हालांकि वरामहिर ने वर्षा की संभावना पर काफी विचार किया है। राज्य की ओर से सिंचाई की प्रबंध का प्रयास भी किया जाता था। यानी राज्य जो होते थे, यानी गुप्तों के समय जो राजा होते थे वो क्या करते थे, तो सिंचाई के लिए क्या करते थे ना, ये लोग ये प्रयास भी करते थे, यानी सिंचाई का प्रबंधन भी करते थे। ठीक है, तो कृषि व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी कि जो है कृषि व्यवस्था कैसी रही है गुप्तों की। तो गुप्तों की कृषि जो है व्यवस्था है टोटली क्या है, वर्षा पर निर्भर है। और जो है बहुत सारे जो लोग हैं सबका जो है मतलब गुप्त के समय जो है, गुप्त काल के समय जो मुख्य व्यवसाय रहा है वो कृषि रहा है। ठीक है, आगे हम लोग शिल्प देखेंगे। गुप्त काल में खनिज पदार्थ सोना चांदी तांबा और लोहा का जो है प्रचुर मात्रा में पाया गया है। यानी गुप्तों के समय में क्या मिला है, यानी जो ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो मेटल्स हैं वो सब मिले हैं। क्या मिला है, तो सोना मिला है, चांदी मिला है, तांबा भी मिला है, लोहा भी मिला है। तो ये सब क्या है, सब प्रचुर मात्रा में मिले हैं। महरौली का जो है स्तंभ लेख तत्कालीन लोहे की उत्कृष्ट नमूना है। ठीक है, मतलब जो महरौली का जो एक स्तंभ लेख है वहाँ पर क्या है कि तत्कालीन जो लोहे की जो है उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करते हैं, उस पर कलाकृतियाँ की गई होंगी। इस समय कपड़ा बनाने की शिल्प काफ़ी उन्नति पर थी। ठीक है, यानी जो है गुप्तों के समय क्या हुआ कि जो जो शिल्पकार हुआ करते थे, जो हम लोगों ने पढ़ा मौर्य के समय, ठीक है, तो शिल्पों के जो है शुरुआत तो उधर से ही हो गया था, वैदिक काल से ही धीरे धीरे शुरू होता है। और यहाँ पर भाई धीरे धीरे जब समय बीतेगा तो अपग्रेड करेंगे ना लोग। तो इस समय क्या करते हैं, तो इस समय कपड़ा बनाने का जो है जो शिल्प है, कपड़ा बनाने का जो काम है वो काफ़ी उन्नति पर हो चुका था। अमरकोश में कताई बुनाई हथकरघा धागे इत्यादि का भी मतलब नाम आता है। इस काल में अपने व्यावसायिक हितों के अतिरिक्त श्रेणियों को अन्य सामाजिक कार्य करने होते थे। यानी जो, ठीक है, इस काल में जो अपने व्यावसायिक हितों के अतिरिक्त जो है श्रेणियों को, यानी जो श्रेणियां हुआ करती थी, तो जो श्रेणियों को जो है अन्य सामाजिक कार्य भी करने पड़ते हैं। जैसे कि सभागृह का निर्माण करना, यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था करना, आश्रय गृह उद्यान मंदिर आदि का निर्माण कार्य भी श्रेणियां करते थे। अब इस समय क्या है, गुप्तों के समय जो है श्रेणियां जो है बैंक का काम भी करते थे। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर जब अगर आप पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था का जो है बैंकिंग का जो है बैकग्राउंड, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा इन श्रेणियों को। तो ये श्रेणियाँ क्या है, तो श्रेणियाँ जो है बैंक का भी काम करती हैं। अब ये बैंक का काम मतलब कि लोगों को जो है पैसे देना कुछ काम करने के लिए, फिर उनसे टैक्स लेना, तो ऐसी चीज़ें, कुछ पैसे ये लोग जमा भी करते थे, तो उनको श्रेणियाँ कहा गया है गुप्तों के समय में। ठीक है, मुद्रा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के विभिन्न भागों से सिक्कों के ढेर प्राप्त हुए हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो है बयाना से प्राप्त है। ठीक है, कहाँ पर है, तो भरतपुर में है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं पर गुप्त राजाओं के चित्र भी अंकित हैं। अब कई राजाओं पर क्या है कि जैसे समुद्रगुप्त हैं, तो समुद्रगुप्त के सिक्कों पर क्या मिलता है, ऐसे बीड़ा बजाते हुए मिले हैं। और कुछ पर स्त्रियों के जो है प्रतीक मिले हैं, स्त्रियों के जो है इसमें सिंबल मिला है। सोने के सिक्के को गुप्त काल में दिनार कहा जाता था। यानी जो है गुप्तों के समय में सोने के सिक्कों का क्या कहा जाता था, दिनार, दिनार कहते थे। चांदी के सिक्कों का प्रयोग गुप्त काल में स्थानीय लेन देन में किया जाता था। यानी चांदी का प्रयोग कहाँ होता था, तो जो है नॉर्मली जो अपना यानी जो है घरेलू जो बाजार होता है वहाँ पर इसका प्रयोग होता था। रामगुप्त को छोड़कर चंद्रगुप्त द्वितीय के पूर्व के तांबे के सिक्के नहीं के बराबर है। ठीक है, रामगुप्त को छोड़ देंगे ना हम लोग, तो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो पूर्व
कि जो तांबे के जो सिक्के मिले वो नहीं के बराबर है, यानी बहुत मतलब कम मिले हैं उस समय। फायान के अनुसार सामान्य जनता रोज खरीदने बेचने में वस्तुओं की अदला बदली या कौड़ियों से काम चलाती थी। जैसे कि मान लीजिए मुख्य जो व्यापार होता था वो किससे होता था, तो सोना वोना से होता था, बाकी जो होता था वो चांदी से होता था। लेकिन जो जनता होती थी, जो आम जनमानस होता था, वो कैसे जो है व्यापार करती थी, कैसे सामान खरीदती थी, तो वह जो है वस्तु के जो है विनिमय के आधार पर। ठीक है, जैसे आप छोटे रहे होंगे ना, तो गांव से अगर बिलोंग करते हैं तो जैसे कि कई बार होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कबाड़ी जैसे कि मान लीजिए कोई तरबूज बेचने वाला या कोई औरतें भी आती हैं सब्जी बेचती हैं, तो कहती हैं कि इतना सब्जी ले लीजिए, 1 केजी सब्जी ले लीजिए और 1 केजी गेहूँ दे दीजिए। समझ रहे हैं? तो ये क्या है, एक तरह से वस्तु विनिमय है, यानी वस्तुओं के आधार पर। ठीक है, या कौड़ियाँ भी जो है, कौड़ी जो होती थी तो कौड़ियों के आधार पर ये लोग काम चलाते थे। अब यहाँ पर व्यापार देख लें, गुप्तों का जो है व्यापार का क्या हाल है। यद्यपि पूर्व के कालों की भांति गुप्त काल में बाह्य व्यापार का ह्रास का चिन्ह प्राप्त होता है। यानी हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि वो लोग कितने सारे व्यापार करते थे, मौर्य भी व्यापार करते थे, लेकिन गुप्त काल में क्या है कि व्यापार की कमी दिखाई पड़ती है, परंतु आंतरिक व्यापार में उन्नति दिखाई देती है। जैसे कि क्या हुआ, देखिए व्यापार 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य व्यापार जो विदेश में व्यापार होता है, इसे ट्रेड होता है, और एक क्या होता है घरेलू आपूर्ति, यानी अपने ही जो है अपने ही मतलब देश के लोगों के पास जो है अपना सामान बेचना और वहीं से काम चलाना। यहाँ पर लाभ कम हो पाता है, और लाभ कम होगा तो भाई पैसे कम मिलेंगे, तो पैसे कम मिलेंगे तो विकास भी कम होता है। ठीक है, तो ये सब जो है मौर्य के समय अधिक मिलता है। आपने सिंधु घाटी सभ्यता में देखा कि कैसे जो है यहाँ के लोग सूती कपड़े बेचते थे, और भी बहुत सारे जो है कीमती जो है मतलब चमकीले पत्थर होते थे, हीरे जवाहरात जो आप कहते हैं, वो सब जो है सेलिंग करते थे ये लोग। और भी चीज़ें हैं जैसे कि मोर का सेलिंग होना। तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता में क्या है कि हम लोग को बाह्य व्यापार देखने को मिलता है, लेकिन गुप्तों के समय क्या हम लोग को देखने को मिलता है ना कि ये लोग बाह्य व्यापार नहीं करते हैं, यानी विदेश व्यापार नहीं करते हैं, विदेशों के पास सामान आप नहीं बेचते हैं, लेकिन ये लोग क्या करते हैं घरेलू, यानी आसपास के जो है, क्योंकि अब धीरे धीरे सामंती व्यवस्था हो गया था। यानी राजा क्या होगा, अब समझिए एक बात, जैसे राजा क्या हो गया कि अब मान लीजिए यहाँ पर व्यापार कम क्यों हुआ होगा, जैसे मान लीजिए अब सामंती व्यवस्था हो गई है, तो अब ठीक देखिए, अब मान लीजिए अब यहाँ भी सामंत है, यहाँ भी सामंत है, यहाँ भी सामंत है, तो मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए गुजरात है, तो यहाँ से अगर मान लीजिए कोई सामान है तो भाई जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ ये टैक्स लेगा, ये टैक्स लेगा, ये टैक्स लेगा, तो भाई बहुत ज़्यादा सामान का दाम बढ़ जाएगा, तो भाई व्यापारी कैसे हो पाएगा, तो ये लोग जो है सामान लेकर जाएंगे कहीं विदेश में, तो बहुत महंगा होगा, तो चलेगा नहीं। इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे विदेश व्यापार बंद हो गया, और ये जो है अपने ही घरेलू आपूर्ति करने लगे। यानी ये लोग यहाँ पर सामान बेचेंगे, ये लोग यहाँ पर बेचेंगे, और ये लोग यहाँ पर बेचेंगे, अपने में क्या करेंगे, मतलब अपना में व्यापार करेंगे, इसी को घरेलू बाजार भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ देखने को मिलता है, गुप्त जो है गुप्त काल के व्यापार में। ठीक है ना। जहाँ तक विदेशी व्यापार का प्रश्न है, तो पाश्चात्य देशों से संपर्क की स्थिति अब पहले जैसे नहीं थी। यानी पाश्चात्य मतलब जैसे कि जो पश्चिम के देश हैं, ठीक है, जो पश्चिम के देश हैं, अब इनसे जो हम लोग का संपर्क टूट गया, क्योंकि रेशम मार्ग पर जो है आपने देखा कि जो है कैसे वहाँ पर कब्जा हो गया कनिष्कों का, जो है कुषाणों का, और धीरे धीरे वहाँ से मतलब प्रभुत्व खत्म हो गया हम लोगों का, और व्यापार भी कम हो गया। हालांकि विदेशी व्यापार का प्रमुख कारण रोम व्यापार का पतन और दक्षिण के तीनों प्रमुख बंदरगाह मुजरिस, अरिकामेडु, कावेरीपत्तनम का पतन था। यानी हम लोग का व्यापार क्यों बंद हो गया, तो भाई पहला जो है रोम, हम लोग का अपने इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि रोम क्या करता था कि भारत से बहुत सारे मसाले खरीदता था। ठीक है, मसालों का व्यापार करता था, मसाले खरीदता था, सोने के सिक्के देता था भारत को। तो रोम का क्या हुआ कि रोम के व्यापार का पतन हो गया कई कारणों से, और दक्षिण के जो 3 प्रमुख बंदरगाह, ये जो तीनों बंदरगाह हैं, इनका क्या हुआ है, इनका भी पतन हो गया। तो इनका पतन होने से आखिर इनका जब पतन ही नहीं रहेगा, पतन मतलब बंदरगाह ही नहीं रहेगा, जहाँ पर जहाज जो है अपना जो है खेबी लगाती हैं, जैसे वहाँ पर ठहराव करती हैं, वहीं से व्यापार होता है, सामान वहाँ से ले जाया जाता है, मंगाया जाता है, वही बंद हो गया तो फिर व्यापार होगा कहाँ से। ठीक है। हालांकि गुप्त काल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह से चीन, श्रीलंका, सुमात्रा से व्यापार होता था। यानी जो हमारे आसपास के जो पड़ोसी जो आज के जो देश है ना, वहां से विकास जो है व्यापार होता रहा है। ठीक है। पश्चिम भारत का प्रमुख बंदरगाह जो है भृगकच्छ था। रेशम और मसाला प्रमुख निर्यातक वस्तु हुआ करती थी। आपको भी पता है कि जो है भारत से जो है रेशम जो है और मसाला का जो है व्यापार काफ़ी ज़्यादा होता था।
हालांकि इसमें तेजी से गिरावट भी आई और पाटलिपुत्र जैसे महत्वपूर्ण राजधानी नगर जो है ह्वेनसांग के काल तक गांव जैसा बन गया। यानी जब ह्वेनसांग का जो समय आया तो ये जब सब कैसे हो गए, गांव जैसे बन गए। यानी जो जिसकी हम लोग बात करते हैं कि जो है बहुत हाईलाइटेड रही हैं, धीरे धीरे क्या हो गया, इनका डाउनफॉल हो गया। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर में विघटन के चिन्ह प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये जो है गुप्तों का जो है ट्रेड रहा है, यानी गुप्तों के ट्रेड में क्या देखने को मिलता है कि पतन देखने को मिलता है हम लोगों को। ठीक है, मौर्यों की अपेक्षा और सिंधु घाटी सभ्यता की भी अपेक्षा। तो यहाँ से हम लोग जो है 2 टॉपिक्स यहाँ से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, एक तो मौर्य का प्रशासनिक जो है व्यवस्था और दूसरा आर्थिक व्यवस्था है। इसके बाद हम लोग देख लेंगे इसका जो है सामाजिक व्यवस्था कैसा रहा है मौर्य काल का, और इनका धार्मिक व्यवस्था कैसा रहा है। ठीक है, आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों देखने को मिल जाएंगे। आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।